नमन। आज की इस मधुर भोर में, मधुर पलों में, मधुर दिवस में आपका स्वागत है। टेंस के इस विवेचित क्रिया में आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान अपूर्ण काल। एक बहुत महत्वपूर्ण काल है जो भाषा की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। आइए अभ्यास करते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रेजेंट नहीं होगा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी जो आईडी होती है ना, आईडी मीन्स पहचान। इसकी जो पहचान होती है बहुत सरल है। अगर आप चाहें तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से, और सबसे सरल है पूरे जो 12 टेंस होते हैं उनमें सबसे सरल यही है। इसकी जो पहचान होती है वो होती है रहा है। आपने ध्यान देना है, रहा है, रही है, रहे हो। ये जो कर्ता है ना, कर्ता उन पर आधारित है। रहे हो, रहा हूं भी हो सकता है, रहा हूं, रही हूं भी हो सकता है, रही हूं। आगे आप जो कर्ता हैं उनको आप देखते रहिएगा और उनसे जो भी मिल करके अंत में जो क्रिया बनती है उस पर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, और कुछ लोग इसको प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। इसमें जो कार्य होता है ना वो जारी रहता है, प्रारंभ हो चुका होता है, लेकिन अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। कार्य जारी रहता है, रहा है, वो अभी हो रहा है। इट इज इन कंटिन्यूएशन। वो क्या होता है? निरंतरता में है, अभी प्रगति में है, तभी तो इसको प्रोग्रेसिव टेंस कहा जाता है। जो अभी उन्नतिशील है, गतिशील है, जो गतिमान है, जो गतित अवस्था में है, उसको कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी जो पहचान होती है, इस काल के अथवा इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हो, रहे हो, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द पाए जाते हैं। एक बार पुनः सुनिएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के काल, इसको हिंदी में काल कहते हैं, और अथवा वाक्यों में अंत में जो शब्द पाए जाते हैं हमारी हिंदी भाषा के अनुसार, वो हैं रहा है, रही है, रहे हैं, रही हो, रहे हो, रही हूं और रहा हूं। बस, मेरे ख्याल से यहां पर आपको कठिनाई नहीं होगी। और कर्ता बिल्कुल वही है। देखिएगा, जो कर्ता सदैव टेंस में आपकी सहायता करेंगे उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिएगा, आज हम जिन पर बात कर रहे हैं ये वही टेंस है जिन पर हमने कल बात की थी। ही, सी, एट, नेम, इनको आप याद कर लीजिएगा। एंड सिंगुलर, सिंगुलर नहीं, हाँ सिंगुलर। इनके साथ आपने क्या करना है? बहुत सरल है, कुछ भी नहीं करना है। आपने इसके साथ इज लगा देना है, और वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आपने क्या लगा देना? आईएनजी लगा देना है, और वही जो ऑब्जेक्ट जो पहले था वो आज भी रहेगा। ही, वह पुरुष, सी, वह महिला, इट, यह ना पुरुष ना महिला, नेम किसी का नाम, सिंगुलर एक वचन।
याद कर लीजिएगा, ही सी इट नेम सिंगुलर। अगर ये कर्ता का डूअर्स का अभिनय करें, अगर ये सब्जेक्ट्स हों तो इनके साथ आपने इज लगाना है और वर्ब में आईएनजी कंटिन्यूस है ना, अभी चल रहा है वो। आईएनजी होता है, जैसे गो का गोइंग हो जाएगा, कम का कमिंग हो जाएगा, सेट का सेटिंग हो जाएगा, राइट का राइटिंग हो जाएगा। और जो कर्म पूर्व था, जो इससे पहले वाले टेंस में था, वो सदैव वैसे ही रहेगा। ये बात कर रहा हूं मैं पॉजिटिव की। अब हम अगर इसी में हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, कर्ता यही है, कर्ता नहीं बदलेंगे, इज भी वही रहेगा। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस नॉट प्लस वर्ब में आपने आईएनजी जोड़ देना है और प्लस ऑब्जेक्ट आपने ले लेना है, प्लस पूर्ण विराम तो देना ही देना है, फुल स्टॉप। अगर आप इसी का इंटरवल बनाएंगे तो आप पहले क्या ले आएंगे, इज को पहले ले आएंगे, एज प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म। इसको कुछ लोग जेरेंड भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन जेरेंड के दो अर्थ होते हैं, वो आपको बाद में बताया जाएगा। प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना तो बहुत ही आवश्यक है। और प्रश्नवाचक नकारात्मक में आप एजेंट, बहुत सरल है, एजेंट प्लस वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आपने वही लगाना है, आईएनजी लगा देना है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है एंड क्वेश्चन मार्क आपने लगाना ही लगाना है। एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, जब कर्ता ही शी इट नेम और सिंगुलर हो तो हम सकारात्मक बनाते समय कर्ता के तुरंत बाद इज लाते हैं और उसमें जो क्रिया की जो प्रथम रूप होता है उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं और उसके पीछे ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं। जब नकारात्मक बनाते हैं तो पहले कर्ता, फिर इजंट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। कुछ लोग उसको जेरेंड भी कहते हैं, जेरेंड, लेकिन जेरेंड के दो रूप होते हैं, दो जगह कार्य करता है। इसका हम विधिवत जब आप कुछ सीख लेंगे तो फिर आपको हम गंभीरता से इसको बताएंगे। और जो प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक में आपने इज को पहले ले आना है, फिर कर्ता को लाना है, फिर क्रिया को लाना है और फिर कर्म को लाना है। और प्रश्नवाचक नकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रश्नवाचक में आपने इज नॉट को आप पहले लाएंगे, उसके बाद कर्ता को लाएंगे, उसके बाद फिर क्रिया की जो आईएनजी फॉर्म है उसको लेके आएंगे और उसके तुरंत बाद आप ऑब्जेक्ट जो कर्म है उसको लेकर के आ जाएंगे। तो मुझे यहाँ तक तो लग रहा है कि आपकी समझ में आया होगा और आना भी चाहिए। प्रभु ने हमें इतना सुंदर देह दी है, इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना सुंदर मस्तिष्क दिया है, इतने सुंदर कर्ण दिए हैं, इतने सुंदर नासिका दी है, इतने सुंदर कंठ दिया है, इतनी सुंदर आवरण दिया है हमारा, इतना सुंदर हमारा हृदय है। क्या हम नहीं सीख सकते? सब सीख सकते हैं। प्रयास करना होगा। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, यदि कर्ता ही सी इट नेम और सिंगुलर हो तो इनमें सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स और आप इसको क्या लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं, इनको क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे और वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा दूसरे कर्ता की ओर बढ़ते हैं। इतना अगर आप इसको कंफर्म कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जो हमारे आज ये एक पद यात्रा निकल रही है अंग्रेजी सीखने की, हम इसमें कहीं पर रुकेंगे। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है आई। ये केवल मैं के लिए आता है। आई के साथ आपने क्या करना है, आपको मालूम है, आई के साथ आपने जोड़ देना है एम। ठीक है, बस बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। जो वर्ब में आपका आईएनजी है वो आईएनजी हम ले लेंगे और ऑब्जेक्ट ले लेंगे। किस में ले लेंगे? पॉजिटिव में। अगर कर्ता आई अथवा मैं होता है तो वहां पर आप आई के साथ सदैव एम का प्रयोग करेंगे और उसमें जो क्रिया है उसमें आईएनजी जोड़ देंगे और कर्म ले लेंगे। अब इसका जो नकारात्मक है, इसका जो नकारात्मक है, अगर नकारात्मक आप लेंगे तो आई अपनी जगह पर रहेगा और प्लस एमेंट हो जाएगा, AMNT, एमेंट प्लस वही वर्ब में आईएनजी आप ले आइएगा और प्लस ऑब्जेक्ट ले आएगा। ठीक है, अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो एम पहले आ जाएगा, एम आई प्लस क्या। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ,
एम जो एम आई, आप इसके साथ क्या लेके आया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेके आ गए, प्लस ऑब्जेक्ट लेके आ गए और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में आपने एम एंड आई को पहले ले आना है, एम एंड आई, एंड नॉट आई कहते हैं, लेकिन आप इसमें एम एंड आई, जैसे हम पहाड़ में हम खेलते हैं ना, सीमेंट आई बच्चे नन्हे बच्चे खेलते हैं, तो एम एंड आई, सीमेंट आई, ये बच्चे खेलते हैं, बॉल लेकर के एक दूसरे को मारते हैं, 2-4 पत्थर रखते हैं ना वहाँ पर, ऐसे पत्थरों को खड़ा करते हैं, आपने तो बहुत अच्छी तरीके से खेला होगा, ऐसे पत्थरों का चट्टा लगाते हैं और एक कपड़े की गेंद बनाते हैं, उससे फिर वो पत्थरों को नीचे गिराते हैं और एक दूसरे को छूते हैं, मारते हैं, जो भी है दौड़ लगाते हैं, तो बड़ा अच्छा मनोरंजन होता है उसका बच्चों का। यहाँ पर हम वही चीज़ है, एम एंड आई, वर्ब की कौन सी फॉर्म, वही आईएनजी फॉर्म, इसको जेरेंट जिसको कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इसका दूसरा प्रकार। अब हमने अभी तक कितने कर्ताओं की वार्ता कर ली, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, उसके साथ आपने क्या लगाना है, इज लगाना है, ध्यान रखिएगा, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर के साथ आप इज लगाएंगे और वर्ब में आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे, और आई के साथ, केवल आई के साथ आप एम लगाएंगे, वही जेरेंट फॉर्म अथवा आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लेकर के आएंगे। अब नकारात्मक बनाना है तो एम के बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है। आई को आप सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। अभी मैं आपको इसको डिटेल में फिर पुनः एक बार इसकी पुनरावृत्ति कर दूंगा। अभी आप इसको अपने मस्तिष्क में रखिएगा कि देखिए हम वो कर सकते हैं जो कोई भी नहीं कर सकता। देखिए आपने कल ही समाचार में पढ़ा होगा कि भारत की जनसंख्या 1,42 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। तो सोचिए हम कहाँ अवस्थित होते हैं। क्या 1,42 करोड़ या लगभग 43 करोड़ लोगों में हमें जीना है। एक बहुत बड़े जीव वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन। उनका एक सिद्धांत था योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्रकृति वर्ण के सिद्धांत के द्वारा जीवित रहने का चयन इस संसार में उसी को जीवित रहने का अधिकार है। ये प्रकृति प्रदान करती है जिसमें योग्यता होती है और हमें अपनी योग्यता को जीवित करना होगा, पुनर्जीवित करना होगा। चलिए अब हम जो हमारे अगले कर्ता हैं उन पर बात करते हैं। वो है यू, वी, दे एंड प्लूरल। बहुत सरल है ये वही 10 तो हैं जो आपने पहले सीखे थे, यू, वी, दे, प्लूरल। इनके साथ आप किसका प्रयोग कर लेंगे, आर। बाकी कोई परेशानी नहीं, एक बार आप चलिए और चलते रहिए। अगर इनका ये पॉजिटिव में हो गया, अगर नेगेटिव में बनाएंगे तो आप पहले क्या इनके साथ बाद में क्या लाएंगे, ये आर लाएंगे। मैं यहाँ पर एक बार सब्जेक्ट फिर से लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस आर, अभी पूरा लिखता हूँ, हाँ, नॉट प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आप प्रश्नवाचक बनाएंगे कुछ नहीं करना, आर को पहले ले आइए, आर सब्जेक्ट प्लस VING प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और नॉट कहाँ गया, अच्छा ये तो प्रश्नवाचक है, माफ कीजिएगा, ये प्रश्नवाचक है। और अब प्रश्नवाचक नकारात्मक, कभी कभी ध्यान भटक जाता है, मैं भी उसी समुदाय का हूँ जो अपने ध्यान को भटका देता है। आरंट, ARENT, आरंट प्लस एंट, आरंट पढ़ते उसको एंट कहते हैं, एंट जो चींटी होती है ना, चींटी, उसका प्रोनाउंसिएशन होता है एंड। सब्जेक्ट प्लस ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। देखिएगा एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा, यदि कर्ता यू, वी, दे, प्लूरल हो तो इनके साथ जो लिंकिंग वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, आर।
और बाकी सब सामान्य है, वही है। देखिए वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया। नकारात्मक में सब कर्ता के बाद आपने आर नॉट लाना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है। प्रश्नवाचक में आर को पहले ले आइए, सब्जेक्ट उसके बाद लाइए, और वर्ब के आईएनजी फॉर्म लाइए, प्लस ऑब्जेक्ट लगा दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आपने क्या करना है, एंड को पहले ले आइए, सब्जेक्ट वीआईएनजी और ऑब्जेक्ट। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके समझ में ये आ गया होगा। चलिए एक बार मनन कीजिए अपने मन में, मस्तिष्क में विचार कीजिए और ये ठानिए कि आप चाहे कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी विद्यालय में पढ़ते हो, चाहे आप घर में हो, चाहे आप किचन का काम करते हो, चाहे आप होटल में हो, चाहे आप मॉल में हो, चाहे कहीं भी हो, आपको एक जो सहारा देती है वो अंग्रेजी भाषा देती है। अब इनका मैं एक विधिवत आपके सामने एक ग्राफ प्रस्तुत करता हूँ, देखिएगा। सबके लिए है, सबके लिए सब्जेक्ट प्लस, मैं यहाँ पर एक बढ़िया सा वाक्य शब्द लिख देता हूँ, टू बी। आप इसको समझ आएगा, सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट, जी प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। अब इसका डिटेल फिर बताऊंगा। एच प्लस टू बी प्लस नॉट प्लस जी प्लस ओ फुल स्टॉप। थर्ड, टू बी प्लस एस प्लस जी प्लस ओ क्वेश्चन मार्क। और जो लास्ट है वो है टू बी प्लस नॉट, अभी बताऊंगा, नॉट प्लस एस प्लस जी प्लस ओ। बहुत सरल है, देखिएगा, इतना सरल कि इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता। यहां पर आपने ध्यान देना है, जो टू बी है, टू बी को हम कहेंगे एच एम आर। क्या कहेंगे? एच एम आर। और जो जी है, जी को हम बोलेंगे, इसको जेरन बोलते हैं, GERUND, इसको जेरन बोलते हैं। और सरल भाषा में वर्ब में आईएनजी। क्या सरल भाषा में इसको क्या बोलते हैं? आईएनजी बोलते हैं। यहां तक आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये कर्ता हो गया, इनको हम लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। जैसे हम सेंटेंस से कहते हैं ना, सेंटेंस कहते हैं हम, या हम इंटरनेशनल कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। आज अमेरिकन एक्सेंट में ना बहुत बदलाव आ गए हैं। हम इंटरनेशनल नहीं कहते, आप इंटरनेशनल। इंटरव्यू नहीं कहते, इनव्यू। इंटर नहीं कहते, इना। आप समझ रहे हैं? तो इंट जो होता है ना, उसका साउंड आप क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे, उसको प्रिवेंट कर देंगे, उसको अनपफ कर देंगे। तो आज के बाद आप इंटरव्यू नहीं कहेंगे, मेरा इंटरव्यू है नहीं कहना है, क्या कहना? इनव्यू, इंटरनेशनल, राइट। चलिए अब हम अपने विषय पर चलते हैं। ये करता है, टू बी का मतलब इज एम आर। अब अभी आपको बताया है कि इज किसके साथ आता है? ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ। टू बी मतलब इज एम आर। आई के साथ क्या आता है? एम। टू बी का मतलब इज एम आर। यू वी दे प्लूरल के साथ क्या आता है? आर। ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, यू वी दे प्लूरल के साथ आर। तो टू बी समझने के लिए है। मैं चाहूं तो यहां पर इज एम आर भी लिख सकता हूं, इसकी जगह में यहां पर इज एम आर ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन कुछ नया होना चाहिए ना। एडवांस इंग्लिश चलिए, आपको बहुत जल्दी मैं आपको एडवांस इंग्लिश की ओर लेके जाऊंगा। अभी तो मैं आपको ट्रेडिशनल इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये व्याकरण है, ये एक इसको आप कह सकते हैं एक जो सदियों से चला हुआ आ रहा विधि है, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया जिसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, ऑब्जेक्ट, ये कर्म हो गया। नेगेटिव में सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस जेरन प्लस ऑब्जेक्ट,
इजम आर पहले लिया होगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस जेरेंड प्लस ऑब्जेक्ट, और प्रश्नवाचक नकारात्मक में इजम आर के साथ नॉट भी लेके आ जाओगे आप, सब्जेक्ट लिखे आओगे, उसके बाद फिर जेरेंड हो गया और प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। याद रखिएगा टू बी का मतलब होता है इजम आर, टू बी मीन्स इजम आर, इसको लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और जी फॉर जेरेंड, जेरेंड का मतलब होता है जब हम मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ देते हैं तो उसको हम कहते हैं जी, जी जी, जी फॉर जेरेंड। जेरेंड मीन्स जब हम क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। आप एक उदाहरण देखिए, पहला वाक्य है, बहुत सरल है, तुम अंग्रेजी, वही जो हम काम कर रहे हैं, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। क्या? तुम अंग्रेजी सीख रहे हो। बहुत सरल है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। माफ कीजिएगा, ये मार्कर थोड़ा लिखने में दिक्कत कर रहा है। तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू के साथ आपको मालूम है, क्या मालूम है आपको? आर। यू आर लर्निंग। परसों आपने सीखा था लर्न, ये लर्न हो गया। आप इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी जोड़ देंगे। यू आर लर्निंग इंग्लिश। बहुत आसान है, फुल स्टॉप। अब नकारात्मक, तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो, क्या बनेगा बताइए? आप बताइए ना। यू एंड बाकी सब वही रहेगा, लर्निंग। ध्यान दीजिएगा ऐसा, लर्निंग इंग्लिश। मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा दिक्कत आने वाली है। प्रश्नवाचक में आप क्या करेंगे? आर पहले लिखे आ जाएंगे, और यू लर्निंग क्या? इंग्लिश। अब उसको जब आप लिखेंगे ना, आपका भाव भी वैसा होना चाहिए, आपकी भाषा से लगना चाहिए कि आप प्रश्न पूछ रहे हैं। आपने कहा आर यू लर्निंग इंग्लिश, नहीं, ये फील नहीं हो रहा है। आप क्या पूछेंगे? प्रश्न की तरह बोलेंगे, आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू ठीक है। और प्रश्नवाचक नकारात्मक में आपने क्या लगा देना है? आपको मैंने बताया था एंड यू लर्निंग इंग्लिश, एंड यू लर्निंग इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। देखिएगा, तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश। तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो, यू एंड लर्निंग इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो? आर यू लर्निंग इंग्लिश। क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीख रहे हो? आर यू नॉट लर्निंग इंग्लिश। अब मैं अगर देखिए अभ्यास माला, देखिए आप कितने सरल बना सकते हो वाक्य। देखिएगा, मैं तुम की जगह आप लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं तुम को हटा दे रहा हूं, ठीक है। ये तुम मैंने हटा दिया, जहां जहां तुम है, अब अगर मैं ना हटा पाऊं तो आप हटा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने यहां पर तुम की जगह लिख दिया वे। अब ये वे अंग्रेजी सीख रहे हो तो होगा नहीं, तो क्या होगा? वे अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब वे के लिए क्या आएगा? दे। बस दे, जहां जहां देखिए ये अभ्यास माला है, यही तो है अभ्यास, ठीक है। इसी को कहते हैं प्रैक्टिस। क्या बना? वे अंग्रेजी सीख रहे हैं, दे आर लर्निंग इंग्लिश। वे अंग्रेजी नहीं सीख रहे, दे आर लर्निंग इंग्लिश। क्या वे अंग्रेजी सीख रहे हैं? आर दे लर्निंग इंग्लिश। बालिका शिक्षा, मेरा निजी अनुरोध है कि बालिकाओं से कि वो अंग्रेजी में और पारंगत हों, बहुत मेहनत करें, बहुत परिश्रम करें, अपने आप को झोंक दें इसमें, अपने आप को लगा दें, डुबा दीजिए अपने आप को ज्ञान की सरिता में, अपने आप को जलमग्न कर दीजिए, ज्ञान मग्न कर दीजिए, वायु मग्न कर दीजिए, डूब जाइए। क्योंकि देखिए बहुत कठिन समय आने वाला है, इतनी प्रतियोगिता होने वाली है, इतना सामाजिक व्यावसायिक उत्सर्जन होने वाला है कि हमको खड़े होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और अगर हमें जगह नहीं मिलेगी तो फिर हमारे अध्ययन का क्या लाभ? आप यदि परिश्रम करते हैं, और परिश्रम भी ऐसा जिससे कुछ उपलब्ध हो,
जो हमें कुछ दे, जो हमें या तो यश दे, या हमें द्रव्य दे, या हमें ज्ञान दे, या हमें प्रतिष्ठा दे, या हमें आत्मबल दे। और सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ऊर्जा हमारा आत्मबल है। आप परिश्रम कीजिए, बार बार परिश्रम कीजिए, लिखिए, लिखिए तो सही। कौन हमें समझाएगा? माता पिता इतनी तपस्या करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, आप देखते हैं। धन्य है माँ बाप के लिए जो अपना न खाते हैं, न अपना न अच्छा पहनते हैं, न अच्छा जीते हैं, बच्चों के लिए घरों को छोड़ देते हैं, किराए के मकान में रहते हैं। और क्या बच्चों, आपका कोई धर्म नहीं है? क्या आपका कोई कर्तव्य नहीं है? है ना? तो अपने कर्तव्य को समझिए। जब आपका मन पढ़ने को ना करे ना, तो माँ का दुखी चेहरा देखिए, माँ के असहज भावों को देखिए, माँ की थकान को देखिए, माँ के भय को देखिए, माँ की आपके प्रति, आपके भविष्य के प्रति चिंता को देखिए। और पिता को तो किन शब्दों में मैं बयां करूं। पूरा जीवन विवाह के बाद अपने परिवार की देखरेख में लगा देता है। न अच्छा खाते हैं, न अच्छा पहनते हैं, कर्म कर्म कर्म। मेरा बच्चा, वो देखो, वो इतनी मेहनत इसलिए करते हैं ना, उनको पता है कि जो कष्ट मैंने देखे हैं, जो दर्द मैंने झेला है, वो मेरे बच्चे ना झेलें। यदि आपको पिता डांटते हैं, एक आज व्यक्तिगत बात आपसे कह रहा हूँ, यदि पिताजी आपको डांटते हैं, यदि माताजी आपको डांटती हैं, तो इसमें भी बहुत बड़ी भलाई है। वो आपसे वो नहीं चाहते जिससे आपके साथ बुरा हो, वो आपके साथ वो चाहते हैं जो उनके साथ न हुआ हो। आपके साथ अच्छा हो, आपका जीवन सुखमय हो, आप एक अच्छी अवस्था तक पहुंच जाएं, यही तो माँ बाप चाहते हैं। तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है ना कि हम माँ बाप को अभी कुछ नहीं दे सकते, लेकिन अध्ययन करके, पढ़ाई करके, ज्ञान अर्जित करके उनके चेहरे में प्रसन्नता तो ला सकते हैं। ये हमें लाना ही होगा, ये हमें करना ही होगा, ये आपको करना ही होगा। समय जात नहीं लागत बारा। आज 1 साल के हो ना, कल 2 साल के हो जाओगे, फिर 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के। ये साल कब निकलते हैं पता नहीं चलता। प्रयास कीजिए। मैं केवल अंग्रेजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके पूरे जीवन के उत्थान की बात कर रहा हूँ, मैं आपके जीवन के संवर्धन की बात कर रहा हूँ, मैं आपके जीवन के प्रत्येक चरण के संवर्धन की बात कर रहा हूँ। कीजिए, अभ्यास कीजिए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, लगन से कीजिए, तृष्णा से कीजिए, जिजीविषा से कीजिए, भय से कीजिए। भय भी एक बहुत बड़ा अस्त्र है हमारे लिए, डर जिसे कहते हैं। निर्भय होकर के भी अध्ययन नहीं करना है। इतना ही कहूँगा, अपना ख्याल रखिए। हो सके तो एक कटोरे में अपने घर के बाहर पानी रख दीजिए, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी हो गई है। कोई चिड़िया आएगी, जल पिएगी और आपको आशीर्वाद दे करके जाएगी। यद्यपि बोल नहीं पाएगी, लेकिन कहीं न कहीं आपके लिए आशीर्वाद की वर्षा करेगी। नमन।